नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है हमारे स्कूलों के बारे में, हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में है। कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित हुई है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में एजुकेशन और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उस पर क्या कोविड का प्रभाव पड़ा है। उसी के साथ ही साथ एक समरूप क्या हमारे देश में शिक्षा प्रणाली है, क्या उसमें सुधारों की आवश्यकता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम दूसरे देशों के उदाहरण भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो बदलाव लाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक डेटा प्रोटेक्शन का भी फैक्टर आता है, कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। उन सारे आयामों के बारे में ये आर्टिकल बात करेंगे। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया कंपनीज है जहां पर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है और उन पर जो नए कानून लग रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन कंपनीज पे, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं ट्विटर और लिंक्डइन पर, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। सच्चर कमेटी कि निम्न में से किससे संबंधित है? ये आदिवासी अधिकारों के संबंध में है, ये सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है मुस्लिम समुदाय का उसके बारे में है, ये स्टबल बर्निंग के संबंध में है, या इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आज का ये है, आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक में स्कूल एजुकेशन किस प्रकार से बदला है और इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो हमारी स्कूली शिक्षा है उस पर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ समरूप रूप में हम कैसे हमारी स्कूली व्यवस्था को, हमारी स्कूल एजुकेशन को सुधार सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी, साथ ही साथ आप स्क्रीन पे भी इसकी जानकारी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। तो चलिए जो पहला आज का आर्टिकल है स्कूल के रीओपनिंग के बारे में है। करीब 1.5 वर्ष होने में आया है हमारे देश के स्कूल जो है वो बंद है। तो यहाँ पर हम उन देशों में हैं जहाँ पर स्कूली एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वर्ल्ड के अगर कुछ और हम देश देखें तो वहाँ पर कई जगह पे स्कूल बंद करने की नौबत ही नहीं आई। कई जगह जहाँ पर बंद भी हुए थे तो थोड़े समय के लिए बंद हुए थे, लेकिन अब वो पुनः खुल गए हैं। तो भारत में भी इस और हमको ध्यान देना चाहिए कि काफ़ी लंबे समय से हमारा जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है ये प्रभावित हो रही है। हमारे देश में सारे बच्चे जो है, सारे जो परिवार है उनके पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, फ़ोन की सुविधा नहीं है कि वो ई लर्निंग कर सकते हैं। और जब भी हम बात करते हैं लर्निंग की तो खासकर प्राइमरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो फिजिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम इस बारे में बात करें। उससे पहले कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़े हैं कि स्कूल बंद रहने से, और इसमें क्या कंसर्न्स रहे, क्या चुनौतियाँ रही है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जब भी शिक्षा की बात आती है तो हमारे समाज में शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता जो है अभी हाल ही के वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो शिक्षा में करते हैं, बच्चों की शिक्षा में उनके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये एक प्राथमिकता बन गई है, एक ये प्रायोरिटी बन गई है। आज हमारे देश में परिवारों में बहुत ही इससे संबंध में जागरूकता बढ़ गई है। अब बात ये आई कि पैंडेमिक आया। पैंडेमिक के चलते हुए ये देखने को मिला कि सारे स्कूल बंद हो गए, यहाँ तक हमारे कॉलेजेस भी वहाँ पे बंद हुए हैं। करीब मार्च की शुरुआत से ही जब पैंडेमिक की आशंका लग रही थी, जब कोविड की आशंका लग रही थी, तब से ही स्कूल बंद है। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अगर हम देखें तो बॉटम हाफ पासिंग क्लास 10th आर अबाउट 2 years बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ स्किल। अब यहाँ पर बात की गई है कि कोविड के चलते तो पहले से हम प्रभावित हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम हमारे देश में शिक्षा का स्तर देखें तो आधे बच्चे जो 10वीं पास होते हैं उनमें जो स्किल्स होनी चाहिए, जो उनमें एजुकेशन का स्तर होना चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वो अपने स्तर से 2 वर्ष पीछे है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश में एक कमी जो है शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में, उसका एक यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सामने लेकर आ जाता है, इसकी पोल खोल देता है। अगर हम यहाँ पर सरल शब्दों में इसे समझे तो यहाँ पर नवंबर 2020 में 10 राज्यों में सर्वे किए गए कि
क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पे कोविड का, वो भी इससे पता चला। तो पता चला यहाँ पे कि 2/3 बच्चे जो है ग्रामीण एरियाज में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, वो ड्रॉप आउट हो गए। मतलब यहाँ पर उन्होंने स्कूल अपनी शिक्षा छोड़ दी आधे में ही। उसके अलावा अगर देखें तो हरियाणा का स्पेसिफिक डेटा है यहाँ पे इस आर्टिकल में, कि वहाँ के जो निजी स्कूल है उसमें 42% ड्रॉप देखने को मिला है स्टूडेंट के इनरोलमेंट में। तो करीब यहाँ पर 42% के आसपास यहाँ पर जो बच्चे दाखिल होते थे स्कूलों में, उसमें कमी आई है। उसके अलावा उसके चलते ये भी देखने को मिला है कि जो कैंपेन चलाए जा रहे थे काफ़ी वर्षों से बाल श्रम के अगेंस्ट और बाल विवाह के अगेंस्ट, उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूली व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, जो स्कीम्स प्रोग्राम थे, ये इस तरीके से ही डिज़ाइन किए गए थे कि बाल श्रम कम हो, बाल विवाह कम हो, लेकिन ये सब विपरीत यहाँ पर साबित हुआ। पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं सारी मेहनत पे यहाँ पर पानी फेरा है। उसके अलावा मिड डे मील, जैसे मैंने प्रोग्राम्स कैंपेन्स की बात करी, तो वैसे ही मिड डे मील था, मध्याह्न भोजन था, जिसमें हमारे देश में जो एक कुपोषण की समस्या थी उससे डील हम मध्याह्न भोजन के माध्यम से कर पाते थे। आंगनवाड़ी की बात हो या प्राइमरी स्कूल्स की बात हो, यहाँ पर पोषक आहार बच्चों को दिया जाता था, जो कि अंडरवेट या वेस्टिंग जैसी जो कुपोषण के या अलग अलग प्रकार है उससे निपटने के लिए यहाँ पर काफ़ी कारगर साबित होते थे। तो ये भी अपने आप में प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो अगर हम देखें तो कोविड-19 की जो रिस्क देखने को मिली अभी तक जो डेटा है, वो यहाँ पर जो वयस्क हैं उनमें रिस्क ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों पर इसका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला है। एक स्टडी कंडक्ट की गई है 137 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन पे यूएस और यूरोप में। तो यूएस और यूरोप में करीब 137 मिलियन जो स्कूली बच्चे हैं उन पर ये स्टडी यहाँ पर करी गई। तो पता चला कि बच्चों पर इतना रिस्क नहीं होता है कोविड-19 का। उसके अलावा स्वीडन में देखें तो स्वीडन में एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है कोविड-19 के चलते हुए। मुंबई स्पेसिफिक हमारे पास में भी डेटा है, इस आर्टिकल में बताया गया कि इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट, मतलब यहाँ पर कितने लोग जो कोविड-19 से यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए और उनमें कितनों की मृत्यु हुई। तो अगर देखिए मुंबई जैसे शहर में तो 19 वर्ष के अंदर, मतलब जो स्कूली वर्ग के बच्चे हैं उनमें फैटिलिटी रेट जो है ये 0.003% है। वही भारत की बात करें तो ये 3% है एवरेज औसत स्तर पे। जापान में अगर बात करें तो लोवेस्ट है अपने आप में 0.18%। अब यहाँ पर स्टेप्स की कुछ ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो कि हमने उदाहरण के माध्यम से जाना कि क्लास 10वीं से जो बच्चे पास होते हैं उनमें आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको उस स्तर की शिक्षा मिल ही नहीं पाती, उनका वो शिक्षा का स्तर उनका डेवलप होता ही नहीं, वो स्किल उनकी डेवलप होती नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम शिक्षा को भी यहाँ पे प्रायोरिटी माने, यहाँ पे उसको प्राथमिकता हम दें। तो ज़रूरी है कि जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ, टीचर्स है और जो स्कूल का स्टाफ है, इनको प्राथमिकता पे इनको वैक्सीनेट किया जाए, इनका टीकाकरण किया जाए एज इनको असेंशियल स्टाफ मान के। उसके अलावा यहाँ पर एविडेंस बेस्ड डिसीजन लिया जाए। स्कूल खोलने की बात हो या बंद रखने की बात हो, ये एविडेंस बेस्ड हो, स्टडी पे बेस्ड हो कि बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फेज वाइज भी ओपन किया जा सकता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव देखते हुए साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड यहाँ पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो चलिए, अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे सरकारों ने कोशिश करी है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने से, टीवी के माध्यम, रेडियो टीवी दोनों के माध्यम से, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करने के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये इतना कारगर नहीं साबित हो पाया है, क्योंकि फिजिकल जो लर्निंग सिस्टम होता है वो अपने आप में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और यहाँ पे एकदम से शिफ्ट जो हुआ है, काफ़ी तेज़ी से जो शिफ्ट कोविड-19 के कारण जो काफ़ी जल्दी एक शिफ्ट देखने को मिला कि पूरा फिजिकल से ऑनलाइन लर्निंग पे आया, तो वो अपने आप में एक प्रभाव तो डालता ही है। चलिए, दूसरे जो आर्टिकल पे बात करेंगे कि ऑनलाइन स्पेस जो है, जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स है, इससे हम ऑनलाइन स्पेस कहते हैं, इससे संबंध में रेगुलेशन सरकार के द्वारा कुछ महीनों पहले लाई गई, आईटी रूल्स लाए गए, जिसको देखते हुए व्हाट्सएप, ट्विटर काफ़ी यहाँ पर इन्होंने कड़ा रूखापन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से देखने को मिला। और ये कोर्ट में भी गए यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिसीजन था जो आईटी रूल्स से उनके अगेंस्ट, लेकिन फाइनली ये डिसीजन हुआ कि व्हाट्सएप, ट्विटर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स लाए गए हैं इसका पालन
करेंगे। अब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑनलाइन स्पेस के माध्यम ऑनलाइन स्पेस में जो रेगुलेशन लाने की बात करी है उसमें गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक अवे द सेफ हार्बर। तो सेफ हार्बर समझ लेते हैं। सेफ हार्बर ये होता है कि अगर कोई यूज़र यहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता है और वो हमारे देश के कानून के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है अगर वो उसको अननेसेसरी प्रोपगेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो यूज़र की रहती है, जो उसने पोस्ट किया है ये उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है कि सेफ हार्बर का जो प्रोविज़न है इन सोशल मीडिया कंपनीज को जो सेफ हार्बर मिला रहता है, इससे वो एक जो कवरिंग रहता है, एक सेफगार्ड जो रहता है वो हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल रीजन्स के पीछे बताए जा रहे हैं। और कुछ कंट्री के अगर हम उदाहरण देखें तो यूरोप में देखें तो यूरोप में एक नया डिजिटल सर्विस एक्ट और डिजिटल मार्केट यहाँ पे लाया जा रहा है, जैसे जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर उसकी प्रोसेस से लेकर काफ़ी लंबे समय तक डिबेट चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। वही हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसा कोई डिबेट डिस्कशन इतना होते हुए नहीं दिखा। पेंडेमिक के दौर में ये रूल्स लाए गए और इनको लागू किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्शन 79 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें भी बताया गया है कि दे आर नॉट लाइबल फॉर थर्ड पार्टी कंडक्ट और यूजिंग सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कंडक्ट रहता है उसके लिए सोशल मीडिया कंपनी या प्रोवाइडर्स जो है वो नहीं किसी भी तरीके से यहाँ पर लाइबल रहेंगे। तो यहाँ पर अगर वो कोई मटेरियल एडिट नहीं करते हैं या उसको एयरिंग या अबेटिंग नहीं करते हैं, ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर एज अ एग्जम्पशन सेफ हार्बर उनको मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे यही सरकार ने निकालने की बात करी है। और इसके अलावा ज़रूरी ये है कि ड्यू डिलीजेंस जो है वो जो सतर्कता है और जो एक गाइडलाइन है उसका पालन अगर इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर उनको सेफ हार्बर उसी कंडीशन में मिलेगा। अब डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की बात करते हैं हम, क्योंकि हम ऑनलाइन स्पेस की बात कर रहे हैं तो डेटा प्रोटेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके साथ में यहाँ पे निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार भी महत्वपूर्ण पहलू हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी जजमेंट जजमेंट जो आया था उसमें बताया गया था कि प्रोटेक्शन जो है निजता के खिलाफ, निजता का जो अधिकार है ये स्टेट के अगेंस्ट, मतलब राष्ट्र के अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट किसी भी नागरिक को मिलेगा। उसके अलावा स्टेट इज नॉट सपोज टू ब्रीच प्राइवेसी इन अ मैनर अनलेस इट्स फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल। तो सरकार निजता के दायरे में तभी जा सकती है जब ये अपने आप में जस्टिफाइड हो, रिजनेबल हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक वैलिड, एक सही कारण हो। उसके अलावा हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लाया गया है। डेटा प्रोटेक्शन बिल काफ़ी लंबे समय तक इस पर चर्चा चालू है। तो यहाँ पर यूज़र के पास में ये यहाँ पर पावर मिलेंगी, उसको यूज़र को ये हक मिलेगा कि उसका डेटा किसके साथ में शेयर किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो फिड्यूशरी रिलेशन में है, अगर पर्सन कोई उसका डेटा इस्तेमाल करना चाहे तो इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जिस पर्सन का डेटा लिया जा रहा है उसको नोटिस देकर उसको सूचित भी किया जाना ज़रूरी होगा। उसके साथ में यहाँ पर ये भी दिया गया है इस अधिकार, इस बिल में, कि कोई भी डेटा को करेक्ट करने के लिए यूज़र को उसका राइट रहेगा। साथ ही साथ अगर डेटा का इस्तेमाल पूरा हो जाता है, उद्देश्य अपने आप में पूरा हो जाता है, तो उस डेटा को भूल जाने का अधिकार, मतलब जो भी संस्था उसका यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट अगर उस डेटा को यूज़ कर रही है और गवर्नमेंट का अगर पर्पस पूरा हो जाता है तो वो उस डेटा को भूलना उस सरकार को, उस इंस्टीट्यूशन को, उसको उस डेटा को भूलना पड़ेगा। तो राइट टू बी फॉरगॉटन भी दिया जाएगा। तो जो अभी नए अमेंडेड रूल्स लाए गए हैं इससे कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छे इसमें पहलू भी है, कुछ चीज़ों पे अभी भी डिबेट चल रहा है। जैसे अगर कोई कंप्लेन होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तो 72 घंटों के अंदर यहाँ पर कंपनी को स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ शेयर हो जाती है जो कि आपत्तिजनक है तो उसे 24 घंटे में डिसेबल करना, यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा एक कदम है। इस बिल में, इस रूल्स में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता था कि बहुत ही आपत्तिजनक मटेरियल जो है
वीडियोस कुछ है, रिवेंज पॉर्न जैसी चीज़ें हैं वो इंटरनेट में आ जाती, तो उससे हटाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये कदम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स है, जो कंप्लेन है, इसको 180 दिन तक प्रिजर्व करने का भी प्रावधान बनाया गया है। उसके अलावा 5 मिलियन यूज़र्स से ज़्यादा जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन पर ये सारे नियम लागू होंगे। 24/7 इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, यहाँ पे नोडल ऑफिसर जो है उन्हें काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी पहलू जो कि इस रूल्स में काफ़ी अच्छे है। उसके अलावा कहीं ना कहीं वही डेटा प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की गई है, निजता के अधिकार की बात, और हमेशा ये एक वाद विवाद का प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे आगे कैसी चीज़ें बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले गए थे, क्या और मामले उठते हैं यहाँ पे, क्या इस जो हाई कोर्ट में भी कुछ अर्जियाँ दायर हुई थी, क्या उसकी अपील्स होती है, ये तो आगे आने वाला है समय ही बताएगा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है हम वो यही समाप्त करते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉजिको।